हेलो व्यूअर्स। एंटेना माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर नामिका जैन, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एसपी पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है स्काई वे प्रोपोगेशन। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव is to know about skywave propagation and the learning outcome is to understand skywave propagation with detailed description of various ionospheric layers and the factors affecting skywave propagation. Why we are using skywave propagation? एक्चुअली जब हम रेडियो वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसीज पर हमने देखा कि हमने ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज किया। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के साथ दिक्कत ये है कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कम फ्रीक्वेंसीज पर ही यूज किया जा सकता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होगी वो होगी अप टू 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। इसके साथ में इसमें जो फ्रीक्वेंसीज लगती है, जो एंटेनास हमको लगेंगे, वो एंटेनास हमारे वर्टिकल पोलराइज्ड होनी चाहिए। इसके अलावा इनमें जो ट्रांसमिशन पावर हमको लगेगी वो हाई ट्रांसमिशन पावर लगेगी यदि हमें रेंज बढ़ानी है। दूसरा है कि आपके पास में जब हम लो फ्रीक्वेंसीज पर ट्रांसमिशन करते हैं तो जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो एंटेनास होते हैं, एंटेनास की हाइट हमको ज़्यादा रखनी पड़ती है। ग्राउंड वेव एटीन्यूएट हो जाती हैं और ये जो एटीन्यूएशन होता है ये फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता चला जाता है। इसलिए जब हम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर जाते हैं या हमें डिस्टेंस ज़्यादा करनी होती है, जैसे कि इंटर कॉन्टिनेंटल ब्रॉडकास्टिंग करनी है हमें, या हमारी डिस्टेंस ज़्यादा है, तब हम स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं। स्काई वेव में जो प्रोपोगेशन होता है वो आयोनोस्फीयर के थ्रू होता है। ट्रांसमिटिंग एंटेना जो भी वेव है उसको स्काई की तरफ ट्रांसमिट करेगा और ये आयोनोस्फीयर है, इससे वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आएगी और यहाँ पर आप रिसीविंग एंटेना से उसको सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। ये आपका जो रिसीविंग एंटेना है ये आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब फर्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर या थर्ड पॉइंट पर कहीं भी आप रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी जो डिस्टेंस है ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना के बीच की, मतलब आप किस जगह पर रिसीवर, मतलब आपको किस जगह पर सिग्नल चाहिए उस जगह पर आप रिसीविंग एंटेना को माउंट कर सकते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमारी यूज होगी वो होगी 2 to 30 मेगाहर्ट्ज, या फिर आप यूं कहें कि जो मीडियम वेव और मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जो यूज होता है उसमें स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज होता है। स्काई वेव जो स्काई वेव प्रोपोगेशन में जो स्काई वेव होती है उसको एस्केप वेव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेव है बार बार एस्केप हो रही है। इसके अलावा इसको, चूंकि ये आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इसलिए इसको आयनोस्फेरिक वेव भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको सिंगल होप भी मिलेगा और मल्टीपल होप ट्रांसमिशन होता है, इसलिए इस वेव को हम होप वेव ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। इसमें जो सिग्नल होता है वो मल्टीपल होप्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है और ये जो होप्स बनते हैं, मतलब ये जो आपकी होप्स आपको दिख रहे हैं, ये होप्स अर्थ और आयनोस्फीयर के बीच में बनते हैं। इसके अलावा एक और जो पॉइंट नोट करने का है, जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में नहीं होता। एक्चुअली ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो वेव ट्रेवल करती है वो अलोंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ट्रेवल करती है, जबकि यहाँ पर स्काई वेव प्रोपोगेशन में जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ होता है उससे ये वेव में कोई लिमिटेशन नहीं आएगा। ये वेव वहां पर जो कि अर्थ के अलोंग ट्रेवल नहीं कर रही है, स्काई के थ्रू ट्रेवल कर रही है, इसलिए इट इज नॉट लिमिटेड बाय द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्काई वेव प्रोपोगेशन? जो रेडियो कम्युनिकेशन मोस्टली होता है उसमें हम स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। ये जो प्रोपोगेशन होता है नॉर्मली मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर स्काई वेव प्रोपोगेशन के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होगा। जो शॉर्ट वेव प्रोपोगेशन है, शॉर्ट वेव मतलब शॉर्ट वेव रेडियो वगैरह जो उसमें ट्रांसमिशन होता है, उसमें स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करेंगे हम। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक्चुअली जो ट्रांसमिशन है वो आयनोस्फेरिक लेयर के थ्रू हो रहा है और आयनोस्फेरिक लेयर में चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए जो सिग्नल हमको रिसीवर पर मिलेगा वो रिसीवर पर सिग्नल मिलने वाली सिग्नल की स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरी करेगी टाइम के साथ में, इसलिए इसमें फेडिंग की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर हम फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तब भी स्काई वेव प्रोपोगेशन के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, उसके लिए हमें लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन या स्पेस प्रोपोगेशन यूज करना पड़ेगा। नाउ स्काई वेव प्रोपोगेशन की एप्लीकेशन।
स्काई वेव प्रोपोगेशन एचएफ बैंड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग, जिसको आप एसडब्ल्यू रेडियो बोलते हैं, उसमें यूज होता है। एमेच्योर रेडियो में इसको यूज करेंगे हम, सीबी रेडियो, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल, फिक्स सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इंटरनेशनल डिस्ट्रेस एंड मैरीटाइम और लैंड मोबाइल में हम स्काई वेव प्रोपोगेशन को यूज करेंगे। नाउ स्काई वेव प्रोपोगेशन में जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो आइनोस्फीयर के थ्रू हो रहा है। तो ये आइनोस्फीयर एक्चुअली है क्या? जैसे कि हमने सेकेंड लेक्चर जो था इस मॉड्यूल का, उसमें हमने देखा था कि जो अर्थ है उसमें, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी सारी लेयर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। तो जो आइनोस्फियर है एक्चुअली ये एक्सोस्फियर के नीचे वाली, एक्सोस्फियर और थर्मोस्फियर की नीचे वाली लेयर होती है, और स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर होती है। तो बेसिकली ये अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, और इस पर्टिकुलर लेयर में जो आयोनाइजेशन होता है वो सोलर रेडिएशन के कारण होता है। तो जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो सोलर रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज हैं, उनके कारण ये मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज होते हैं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को गेन करके या लूज करके आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो आयोनाइजेशन डेंसिटी है एक्चुअली ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी। पहली तो वहां पर कितने उस पर्टिकुलर लेयर में या उस रीजन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक्चुअली जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतना ही वहां पर हमें मॉलिक्यूलर डेंसिटी मिलेगी। दूसरा कि एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन कितनी है। एक्चुअली जितना इंटेंस रेडिएशन होगा उतना ही ज्यादा हमको आयोनाइजेशन मिलेगा। सो आयनोस्फेरिक जो आयोनोस्फीयर में जो आयोनाइजेशन डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर डेंसिटी और एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये जो आयनोस्फीयर होता है, इस आयनोस्फीयर में जब सिग्नल आप कोई भी सिग्नल जो ईएम वेव है जब वो इंसिडेंट करती है तो इसमें जो आयोनाइजेशन डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है उसके कारण ये जो वेव होगी ये रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होकर ये जो रिफ्रैक्शन आपको दिख रहा है एक्चुअली जो वेव इंसिडेंट हो रही है थीटा आई एंगल पर, यहाँ पर इसको आयोनाइजेशन डेंसिटी में इस तरीके से वेरिएशन मिलता है कि ये जो वेव है ये नॉर्मल से दूर होती चली जाएगी, और नॉर्मल से दूर होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस तरीके से इतना बेंड हो जाती है ये कि ये वापस अर्थ की तरफ मुड़ जाती है। तो जो इंसिडेंट रे है एक्चुअली ये इंसिडेंट रे में रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जब ये अर्थ पर वापस आती है तो हमको ऐसा लगता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इसलिए इसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, न कि रिफ्लेक्शन का। लग रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है जबकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये जो रिफ्रैक्शन है इसमें जो आयोनाइजेशन डेंसिटी है, एक्चुअली जो आयोनाइजेशन डेंसिटी है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जब आयंस के फॉर्म में ब्रेक होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके कारण यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। ये जो एन आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले में दैट इज जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 81 एन बाय एफ स्क्वायर। तो ये जो एफ है ये इस पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है जो इस आयोनाइजेशन लेयर पर इंसिडेंट हो रहा है, और जो एन है ये एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पर्टिकुलर लेयर में। तो जो आयनोस्फीयर है इस आयनोस्फेरिक लेयर से जो सिग्नल है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का होगा और वो एब्जॉर्ब होगा या रिफ्रेक्ट होगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा इस पर्टिकुलर लेयर के कंटेंट के ऊपर कि उसमें कितने उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें कितनी है। नाउ दीज आर दी लेयर्स ऑफ द आयोनोस्फीयर। यहाँ आप देख सकते हो ये दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मतलब राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये डे टाइम के टाइम जो आपका दिन का समय है, दिन के समय में हमारे यहाँ इतनी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, इनको आप लेयर्स भी बोल सकते हैं और रीजन भी। यहाँ पर हमको डी रीजन मिलेगा जो सबसे नीचे वाला रीजन है, इसके ऊपर हमें ई रीजन मिलेगा, ई लेयर, इसके ऊपर हमको एफ रीजन मिलेगा। ये जो एफ रीजन है दिन के टाइम पर आप देखेंगे तो ये F1 और F2 दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। यही जो सेम लेयर है जब हम
रात के टाइम पर देखेंगे तो रात के टाइम पर हमको सिर्फ दो रीजन मिलेंगे, एक मिलेगा ई रीजन और दूसरा मिलेगा एफ रीजन। क्योंकि यहाँ पर जो आयोनाइजेशन डेंसिटी है, आयोनाइजेशन डेंसिटी हमको सोलर रेडिएशन के कारण मिल रही है, तो सोलर रेडिएशन दिन में प्रेजेंट रहेगा और इसकी इंटेंसिटी भी रहेगी। तो इस कारण से जो आयोनाइजेशन है वो इस आयनोस्फेरिक लेयर की बॉटम तक पहुंच जाता है, जबकि रात में चूंकि सन एब्सेंट है तो इसलिए ये जो डी लेयर है यहाँ पर आयोनाइजेशन खत्म हो जाता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो आपके आयोन्स है वो आपके कंबाइन हो जाते हैं और उनके कंबाइन होने के कारण यहाँ पर आयोनाइजेशन डेंसिटी आपको नहीं मिलेगी। ई रीजन में भी मिलती है मगर बहुत कम मिलती है। और ये जो F1 और F2 लेयर थी जो आपको दिन के समय पे मिल रही थी, ये F1 और F2 लेयर भी कंबाइन हो जाती है और हमको एक लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं F लेयर। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने मिलेगा। ये है आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ आयनोस्फेरिक लेयर्स। यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें जो लेयर्स मिल रही है, डी लेयर, ई लेयर, ES लेयर, F1 लेयर और F2 लेयर। तो जो डी लेयर है ये सबसे नीचे वाली लेयर है, इसकी एवरेज हाइट होगी 70 किलोमीटर, थिकनेस होगी 10 किलोमीटर। ये जो लेयर है ये सिर्फ हमें दिन के समय पर मिलेगी और इस पर्टिकुलर लेयर से कुछ VLF वेव्स, मतलब जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव थी या लो फ्रीक्वेंसी की वेव थी, वही सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी, बाकी वेव्स इसमें एब्जॉर्ब होंगी। तो ये जो लेयर है एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीन्यूएशन ऑफ द सिग्नल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो काफी कम होती है, जैसे आप देख सकते हो 400 इलेक्ट्रॉन्स पर सीसी। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी काफी कम होगी, 180 किलो हर्ट्ज ओनली। इसकी जो लेयर है इसकी वर्चुअल हाइट होती है 60 टू 80 किलोमीटर। चूंकि इसमें VLF और LF वेव एब्सॉर्ब हो रही हैं, बल्कि रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब रिफ्लेक्शन सिर्फ VLF और LF वेव का हो रहा है, तो यहाँ पर बेंडिंग नहीं होती, मतलब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ पर नहीं मिलेगा हमको। तो यहाँ पर बेंडिंग नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमको कोई होप रेंज नहीं मिलेगी, मतलब हम इसके थ्रू नॉर्मली जो अपना स्काई वेव प्रोपोगेशन है वो पॉसिबल नहीं होता डी लेयर के थ्रू। नेक्स्ट आती है ई लेयर। ई लेयर की एवरेज हाइट होगी करीब करीब 100 किलोमीटर, थिकनेस होगी 25 किलोमीटर। ये लेयर भी डे टाइम में ही प्रेजेंट रहेगी। इससे कुछ जो लोअर रेंज की फ्रीक्वेंसी होगी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी अर्थ पर। तो जो HF वेव प्रोपोगेशन है लोअर रेंज में, उसका प्रोपोगेशन ई लेयर के थ्रू हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी 5 × 10⁵। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो होगी 4 मेगाहर्ट्ज। वर्चुअल हाइट हमको मिलेगी यहाँ पर 110 किलोमीटर। और जो मैक्सिमम सिंगल होप रेंज है, मतलब यहाँ से आप जो सिंगल आपका होप के थ्रू जो ट्रांसमिशन होगा उसकी रेंज होगी 2350 किलोमीटर्स, 2350 किलोमीटर्स। तो यहाँ तक आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हो और इससे ज्यादा आप रेंज बढ़ा सकते हो यदि आप मल्टी होप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो। ये जो ES लेयर है ये स्पोरेडिक लेयर है, इसके ये कभी कभी प्रेजेंट होती है, ये रेगुलर लेयर नहीं है, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमेशा प्रेजेंट होगी। इसकी जब ये प्रेजेंट होती है तो इसकी हाइट होती है 90 टू 130 किलोमीटर। थिकनेस ये बहुत थिन होती है। ये डे और नाइट दोनों टाइम पर प्रेजेंट होगी। इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो हाइट है इसकी प्रेजेंस के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं हो, मतलब हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि ये लेयर कब प्रेजेंट होगी, इसलिए इससे रिफ्लेक्ट वेव के बारे में नहीं बता सकते हैं। इससे कई बार जो VLF LF वेव का भी ट्रांसमिशन होता है और HF वेव का भी ट्रांसमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये प्रेजेंट होती है तो बहुत हाई होती है इसमें। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में चूंकि लेयर के बारे में नहीं बता सकते इसलिए इसके बारे में नहीं बता सकते। वर्चुअल हाइट भी मतलब आप पहले से नहीं बता सकते हैं कि इतनी वर्चुअल हाइट होगी। और जो इसमें सिंगल होप रेंज होती है वो भी इसमें वेरी करती है। इसके बाद आती है आपकी F1 लेयर। F1 लेयर की एवरेज हाइट होगी 180 किलोमीटर, थिकनेस होगी 20 किलोमीटर। ये जो F1 लेयर होती है ये डे टाइम में प्रेजेंट होगी और नाइट टाइम में ये F2 लेयर के साथ कंबाइन हो जाती है। इस वाली लेयर से एक्चुअली जो HF वेव है, कुछ HF वेव का ही सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कुछ HF वेव ही ट्रांसमिशन कर पाती हैं, अधिकतर इसमें से पास हो जाती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि इसमें एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का ही फिनोमेना यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हम ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। जो FC है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो होगी 5 मेगाहर्ट्ज।
वर्चुअल हाइट होगी 180 किलोमीटर। और जब इससे ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो कुछ एचएफ वेव्स का ट्रांसमिशन होता है, तो जो सिंगल होप रेंज हमको मिलेगी वो मिलेगी 3000 किलोमीटर। जो नेक्स्ट लेयर है वो है F2 लेयर। इस F2 लेयर के बारे में एक्चुअली जो स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है वो मेनली एफ लेयर के थ्रू होता है। तो ये जो लेयर है F2 लेयर, इसकी हाइट अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी। मतलब अगर आप डे टाइम में देखेंगे तो इसकी हाइट होगी 325 किलोमीटर, और नाइट टाइम में इसकी हाइट होगी 300 किलोमीटर। थिकनेस होगी 200 किलोमीटर। ये डे और नाइट दोनों टाइम पर प्रेजेंट होगी। इसमें जो भी रिफ्लेक्शन होता है, जो भी आपका स्काई वेव प्रोपोगेशन होगा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के थ्रू, वो हमारा आइनोस्फेरिक लेयर की मतलब F2 लेयर के थ्रू होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। यहाँ आप देख सकते हो इट इज 8 इंटू 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब एज कम्पेयर टू 5 इंटू 10 पावर 5 एंड 400 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो डी लेयर है, ई लेयर है, ES लेयर है, F1 लेयर है, इससे इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हमको मिलेगी तो मिलेगी F2 लेयर में। इसमें चूंकि ये जो F2 लेयर है, इसमें जब तक सन प्रेजेंट होता है तो इसकी हाइट विड्थ अलग अलग होती है। वैसे ही यहाँ पर जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमको, और वो डे टाइम में और नाइट टाइम में अलग अलग होगी। डे टाइम में हमको जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो होगी 8 मेगाहर्ट्ज, और नाइट टाइम में चूंकि इसकी हाइट कम हो जाती है इसलिए जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, 6 मेगाहर्ट्ज होगी। वर्चुअल हाइट होगी 300 किलोमीटर, और जो मैक्सिमम सिंगल होप रेंज है वो है 4000 किलोमीटर। इस रेंज को आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर सिंगल होप ट्रांसमिशन कर रहे हो तब ये रेंज 4000 किलोमीटर है, और अगर हम मल्टीपल होप ट्रांसमिशन करते हैं तो ये उसी हिसाब से मल्टीपल हो जाएगी। जैसे अगर आपने 2 होप ट्रांसमिशन किया तो इट विल इंक्रीज टू 8000 किलोमीटर। अगर आपने ट्रिपल होप ट्रांसमिशन किया है तो ये 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये स्पोरेडिक ई लेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट टू नो वेयर एंड व्हेन इट विल ऑकर एंड हाउ लॉन्ग इट विल परसिस्ट, जैसे कि हमने पहले देखा। और इसमें जो स्पोरेडिक ई लेयर होती है, इसमें इरेगुलर क्लाउड लाइक पैचेस मिलते हैं हमको हाई आयोनाइजेशन डेंसिटी के। और इन पर जो हाइट होगी, मतलब जो हाई आयोनाइजेशन डेंसिटी हमको मिल रही है वो अलग अलग हाइट पर मिलेगी। और जो ई लेयर होती है, इस ई लेयर से इसकी हाइट ज्यादा होती है। ये जो लेयर होती है ये बहुत पतली लेयर होती है, लेकिन कुछ टाइम पर तो इसमें जो ई लेयर होती है, ई लेयर से ज्यादा इसमें एक्चुअली जो स्पोरेडिक ई लेयर है, इट इज इरेगुलर क्लाउड लाइक पैचेस ऑफ अनयूजुअल हाई आयोनाइजेशन डेंसिटी एट हाइट्स ग्रेटर देन नॉर्मल ई लेयर। और ये जो लेयर होती है ये थिन लेयर होती है, कभी कभी थिन भी होती है और कभी कभी इट विल बी अ हेवीली आयोनाइज्ड थिक लेयर। तो इसके बारे में क्योंकि हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं कि ये कब रहेगी कब नहीं रहेगी, इसलिए इसके जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, मतलब इससे जो हम टर्म्स डिराइव करते हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते हैं। तो जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी जब ये लेयर प्रेजेंट होगी उस टाइम पर इसकी जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई होगी, और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा। मतलब आप हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ट्रांसमिशन इस पर्टिकुलर लेयर के थ्रू कर सकते हैं। मतलब जो आप ट्रांसमिशन एफ लेयर के थ्रू कर रहे थे वही ट्रांसमिशन आपका ES लेयर, इवन जो टीवी ट्रांसमिशन होता है जो VHF फ्रीक्वेंसीज पर होता है, वो भी स्पोरेडिक ई लेयर के थ्रू पॉसिबल होता है। ये चूंकि लेयर काफी मतलब इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं रहती है कि ये पहले से हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि ये लेयर कब प्रेजेंट होगी, कितनी देर तक रहेगी। तो ये जो लेयर होती है ये बनती भी जल्दी है, अचानक से बनेगी, और ये थोड़े टाइम के बाद में डिसअपियर हो जाती है। और इस पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि डे टाइम है या नाइट टाइम है, ये कभी भी प्रेजेंट हो सकती है। ये जो आइनोस्फीयर लेयर है इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें दोनों तरीके के वेरिएशन हमको मिलेंगे। कुछ होते हैं रेगुलर या साइक्लिक वेरिएशन, और कुछ होते हैं इरेगुलर और एबनॉर्मल वेरिएशंस। तो जो रेगुलर और साइक्लिक वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में हमको पहले से जानकारी होती है, और हम उनके बारे में पहले से सारा कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो डेली इसमें कुछ वेरिएशन है, जैसे डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन क्यों होंगे? क्योंकि जो आपका अर्थ है वो अर्थ 24 घंटे आपके सन के अराउंड घूम रही है। तो उसके घूमने के कारण क्या होगा, जो वेरिएशन हो रहे हैं जो आयोनाइजेशन में,
उनके बारे में हमको पहले से पता होता है। तो जो इसमें क्या होगा, डी लेयर में, ई लेयर में, एफ लेयर में, तीनों में वेरिएशन होगा। और वो वेरिएशन किस तरीके का हो सकता है, आप यहाँ देखिएगा। जो डी लेयर है ये नाइट में डिसअपियर हो जाएगी। इस लेयर, जब ये लेयर प्रेजेंट होगी, मतलब डे टाइम में जब ये प्रेजेंट होगी, तो इससे वीएलएफ वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो जो ट्रांसमिशन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो वीएलएफ कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। इसमें जो आपकी जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो होगी एलएफ वेव और एमएफ वेव। तो जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है वो इसके थ्रू पॉसिबल होता है। क्योंकि ये जो लेयर है ये काफी कम हाइट पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इससे जो एचएफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एचएफ वेव्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की जो वेव होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जबकि जो वीएचएफ वेव है और उसके ऊपर वाली वेव है उस पर इसका काफी कम असर पड़ेगा नॉर्मली। तो जो डी लेयर होती है एक्चुअली ये वीएलएफ या एलएफ एमएफ जो ट्रांस कम्युनिकेशन है उसके लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन चूंकि हम वो वीएलएफ एलएफ वाला जो कम्युनिकेशन है वो हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के थ्रू करते हैं, तो इसलिए इसका उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। नॉर्मली ये सिर्फ एटीन्यूएशन या एब्जॉर्प्शन ही करती है सिग्नल का। दूसरी लेयर होती है ई लेयर। तो ई लेयर में जो डेली वेरिएशन है, मतलब 24 आवर्स में किस हिसाब से इसमें चेंज आएगा, तो ये जो ई लेयर होती है ये एचएफ वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगी डे टाइम में। चूंकि इसमें जो आयोनाइजेशन प्रेजेंट है वो डे टाइम में ही प्रेजेंट है, और नाइट टाइम में ये जो आयोनाइजेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए इसमें से सिर्फ एचएफ वेव का कम्युनिकेशन होगा, और वो भी सिर्फ दिन में। जो एफ लेयर है, जो एफ लेयर है वो उसमें आयोनाइजेशन डिपेंड, जो डेंसिटी होती है वो डे और जो सन का एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब जैसे अगर सुबह है तो सुबह आयोनाइजेशन डेंसिटी अलग होगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, मतलब दोपहर का टाइम आएगा, तो दोपहर के टाइम तक आयोनाइजेशन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे जो सन है, मतलब आपकी जो दोपहर से शाम के टाइम पर धीमे धीमे जैसे जैसे जो सोलर रेडिएशन उनकी इंटेंसिटी कम होगी, तो जो आयोनाइजेशन डेंसिटी होती है वो भी कम होती चली जाएगी। तो जो आयोनाइजेशन डेंसिटी है एफ लेयर की, वो डिपेंड करेगी कि डे में कौन से टाइम पर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब मॉर्निंग में कर रहे हो, आफ्टरनून में कर रहे हो या इवनिंग में कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसके कारण ही एंगल ऑफ द सन डिसाइड होगा। दूसरा, इसमें जो एफ लेयर होती है, जब आप नाइट में बात करेंगे तो नाइट में F1 और F2 अलग अलग नहीं होती है, सिर्फ एक लेयर होगी एफ लेयर। जबकि हम डे टाइम में अगर देखेंगे तो हमें दो लेयर मिलेगी, F1 और F2। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो वेरिएशन है आयोनोस्फीयर में, वो सीजनल भी होंगे। सीजनल मतलब कि जब आपका जो अर्थ है एक्चुअली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो हमारे यहाँ अलग अलग सीजन हमको देखने को मिलते हैं। तो इनमें समर भी होता है, विंटर भी होता है। तो जब समर और विंटर होगा तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसा आपका मौसम होगा, मौसम के हिसाब से भी आयोनाइजेशन डेंसिटी में चेंज होता है। तो जो समर होगा, समर में आयोनाइजेशन डेंसिटी F1 लेयर में ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, इसके बाद में ई लेयर में उससे कम, डी लेयर में उससे कम होगी। जो F2 लेयर है, F2 लेयर में जो आयोनाइजेशन डेंसिटी है विंटर के टाइम पर ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो विंटर के टाइम पर ज्यादा होगी। तो यहाँ आप ये देखिएगा कि जो सीजन होंगे, सीजन में मतलब समर में है आप, समर में आप जो आयोनाइजेशन डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो समर में आयोनाइजेशन डेंसिटी अलग होगी अलग अलग लेयर में, और विंटर में आयोनाइजेशन डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। दूसरा एक और होता है सन स्पॉट। जो आपका जो सन है, एक्चुअली सन इज अ वेरिएबल स्टार। तो जो सन की जो उसमें जो वेरिएशन होते हैं, मतलब उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे हैं, उसके टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उससे जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में चेंज होता है। और ये जो रेडिएशन में चेंज होता है, इस रेडिएशन के चेंज के कारण आयोनाइजेशन डेंसिटी चेंज हो जाती है आयनोस्फेरिक लेयर की। तो यहाँ पर हमको दो तरीके के साइकिल मिलते हैं। एक मिलता है हमारा 11 ईयर सनस्पॉट साइकिल, और दूसरा होता है 27 डे सनस्पॉट साइकिल। ठीक है, तो जो 11 ईयर सनस्पॉट साइकिल होता है, इसमें हमें सन स्पॉट एक्टिविटी मैक्सिमम भी मिलेगी और मिनिमम भी मिलेगी, जो हर 11 साल में होगी। और जब ये सन स्पॉट एक्टिविटी होती है, उस टाइम पर
जो मतलब जो आयोनाइजेशन होता है वो, जैसे हमने आपको बताया कि आपको आयोनाइजेशन एफ लेयर में ही मिलेगा, दिन में रात में एफ लेयर, दिन में और रात में एफ लेयर में मिलेगा। जबकि अगर रात में आप देखोगे तो सिर्फ एफ लेयर मिलती है हमें रात में, डी लेयर और ई लेयर नहीं मिलती। लेकिन जब हम सन स्पॉट साइकिल में हर 11 साल में बात करेंगे तो जो आयोनाइजेशन होता है वो डी लेयर तक बढ़ जाता है। ठीक है, और डी लेयर तक बढ़ते बढ़ते जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, चूंकि आयोनाइजेशन डेंसिटी के ऊपर ही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रहेगी, तो जो ई एफ वन और एफ टू लेयर होती है वहां तक भी हमारे सिग्नल का ट्रांसमिशन का चेंज हो जाता है। मतलब जो कम्युनिकेशन वैसे पॉसिबल नहीं था वो कम्युनिकेशन भी इस टाइम पर पॉसिबल हो जाता है। दूसरा होता है 27 डे सन स्पॉट साइकिल। तो जो आपका सन है वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। तो जो सन की रोटेशन है ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसके कारण जो 27 डे इंटरवल होता है, इस पर्टिकुलर टाइम पर आयोनाइजेशन डेंसिटी में चेंज आता है और ये डे टू डे वेरी होता है। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट है वो है इरेगुलर वेरिएशंस। ये एबनॉर्मल वेरिएशंस हैं, और इसमें इनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इनमें जो पहला है वो है सडन आयोनोस्फेरिक डिस्टरबेंस। तो जब सन के अलोंग सोलर फ्लेयर्स हमको जब मिलती है तो इस टाइम पर जो आयोनाइजेशन है वो डी लेयर तक पहुंच जाता है, और सोलर फ्लेयर्स के कारण जो डी लेयर तक आयोनाइजेशन पड़ रहा है उस टाइम पर डी लेयर से ही कम्युनिकेशन होगा। ई और एफ टू ले ई एफ वन और एफ टू लेयर्स में इसको हम नहीं देखते। दूसरा होता है विस्लर्स। तो चूंकि जो ट्रांसिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है जो नेचुरली ऑकर होते हैं, उनके कारण जो हमें मतलब जो रेडिएशन मिलेगा उस रेडिएशन के कारण ये विस्लर्स होता है, और इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की ईएम पल्सेस हमको मिलती हैं along the direction of the magnetic field of the earth between conjugate points in the northern and southern हेमिस्फीयर। तो ये जो आपकी विस्लर्स होते हैं ये लॉन्ग विस्लर्स भी होते हैं, शॉर्ट विस्लर्स भी होते हैं और नॉइज विस्लर्स भी होते हैं। इसके अलावा होता है टाइड्स एंड विंड्स। तो ये एटमॉस्फेयर में कॉमन होते हैं टाइड्स एंड विंड्स। तो जो एक्चुअली जो आइनोस्फीयर है इसमें जो विंड होती है वो एक्चुअली टाइड्स के कारण होते हैं, और जो मोशन ऑफ टर्बुलेंस इन द एफ टू लेयर होता है उसके कारण यहाँ पर हमको विंड्स मिलती है। तो ये कुछ इरेगुलर वेरिएशन है, और इन इरेगुलर वेरिएशन के कारण जब ये होते हैं उस टाइम पर आयोनाइजेशन डेंसिटी में सडन चेंज हमको मिलता है, और उस टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है, कुछ भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो डिस्टेंस हमने मेजर की थी पहले डी लेयर, ई लेयर, एफ वन लेयर और एफ टू लेयर की हाइट को देखते हुए, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरा का पूरा एक उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस टाइम तक वो इरेगुलर वेरिएशन ये रहेगा या जो डिस्टरबेंस रहेगा उसके कारण होता है, तो उस टाइम पर हमको कम्युनिकेशन नहीं मिल पाएगा, अदर टाइम पर हमको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये इरेगुलर वेरिएशन है, और जो कि आयनोस्फीयर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो इनसे डिसाइड होती है, इसलिए इसके बारे में आज जानना आपके लिए जरूरी है। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो स्काई वेव प्रोपोगेशन से रिलेटेड है। पहली टर्म है वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट एक्चुअली वो हाइट होती है जिससे हमको रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होते हुए समझ में आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने आपको पहले बताया कि जो स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है उसमें जो फिनोमेना होता है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, न कि रिफ्लेक्शन का। तो जो वेव है वो रिफ्रेक्ट हो रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब आपकी जो वेव है ये पर्टिकुलर वेव यहाँ पर जा रही है, जब ये आयोनाइज लेयर में पहुंची तो यहाँ आयोनाइज लेयर से ये रिफ्रेक्ट होकर वापस अर्थ पर रिसीवर पर मिलेगी हमको। तो एक्चुअल हाइट हमारी ये वाली है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन जब हम इंसिडेंट रे को और जो रिफ्रेक्टेड रे है इन दोनों को पीछे मिलाते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं इनके पाथ को, और तो एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट की अर्थ सरफेस से जो हाइट होती है उसको हम वर्चुअल हाइट बोलते हैं। तो ये जो वर्चुअल हाइट होती है ये एक्चुअल हाइट से हमेशा ज्यादा होती है, और नॉर्मली हम इसको
कैलकुलेट करते हैं और जो आपने पहले जो आपकी जो टेबल थी, टेबल में आपने देखा तो वर्चुअल हाइट हमने इसी तरह से इसको मेजर किया है। अलग अलग लेयर के लिए ये वर्चुअल हाइट अलग अलग होगी। दूसरा होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास में चार लेयर है, डी लेयर है, ई लेयर है, F1 लेयर है और F2 लेयर है। तो किसी भी पर्टिकुलर लेयर के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है वो जब कि जो कि रिफ्रेक्ट होकर वापस आएगी अर्थ पर, यदि हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को वर्टिकल इंसिडेंट करा रहे हैं तब। अगर उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो फ्रीक्वेंसी एस्केप हो जाएगी। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ आपको तीन फ्रीक्वेंसी दिख रही है। पहली फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज की, दूसरी दिख रही है 20 मेगाहर्ट्ज की और तीसरी दिख रही है 50 मेगाहर्ट्ज की। तो आप ये देखिएगा कि 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो वापस अर्थ पर आ रही है, 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी अर्थ पर वापस आ रही है, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ ग्रेटर देन एफ सी, तो उस पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज यहाँ से एस्केप होकर बाहर चली जाएगी, मतलब वो एक्सोस्फीयर में चली जाती है, वो वापस अर्थ पर नहीं आती है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी होगी? अप टू 20 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर कह सकते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को आपको डिराइव करना है तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि आयोनाइजेशन डेंसिटी मतलब जो आयनोस्फीयर लेयर है उनमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 81 अपॉन एफ स्क्वायर, और जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है स्नेल्स लॉ से आप देखेगा तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। अब हमने जो वर्टिकल क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी उसमें हमने बोला कि जो वेव होगी वो वर्टिकल इंसिडेंस पर आनी चाहिए, मतलब थीटा आई आपका कितना होना चाहिए? 0। तो थीटा आई अगर 0 होगा तो एन कितना होगा आपका? एन मैक्सिमम, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर आप एन इज इक्वल टू थीटा आई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 81 एन मैक्स अपॉन एफ सी स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एन मैक्स, या एफ सी इज इक्वल टू 9 अंडर रूट ऑफ एन मैक्स। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ही सिर्फ अकेला एक फैक्टर नहीं है जो हमको ध्यान में रखना है, दूसरा हमारा एक एंगल है साइन थीटा आई, इसके बारे में आगे बताते हैं। ये है आपका क्रिटिकल एंगल। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जो थीटा सी से कम होता है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वेव को। अगर एंगल थीटा सी से ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो जो वेव होगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी। तो जो थीटा सी होता है एक्चुअली ये मतलब किस पर्टिकुलर डी लेयर से, ई लेयर से, F1 लेयर से, F2 लेयर से, ये उस पर्टिकुलर लेयर की हाइट पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर और जो उसकी थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं रेडियो वेव की तो जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कम हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ जब आपका एंगल थीटा सी से कम है तो वेव वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन अगर आपने एंगल थीटा सी से ज्यादा कर दिया है तो ये वेव आपकी एक्सोस्फीयर में चली गई, स्पेस में चली जाती है, वो वापस अर्थ पर नहीं आएगी। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो कि जब क्रिटिकल एंगल है, जब अगर आपने 5 मेगाहर्ट्ज वेव 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वेव ली हुई है तो ये आपकी इस पर्टिकुलर एंगल से ट्रांसमिट होकर रिसीवर पर रिसीव हो रही है। लेकिन यदि मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी इसकी कम कर दी, जैसे 2 मेगाहर्ट्ज की अगर आपने फ्रीक्वेंसी कर दी, तब तो ये यहाँ पर वापस आ रही है। लेकिन अगर आप 5 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी करके जो आप एंगल है, अगर आपने इस एंगल को बढ़ा दिया तो जो वेव होगी वो वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी। मतलब यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा रहे हो तो जो क्रिटिकल एंगल है वो आपको कम करना पड़ेगा, न कि बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा एक होती है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। जो दो पॉइंट है हमारे पास में, जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें ट्रांसमीटर पता होता है और रिसीवर पता होता है कि हमें इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ट्रांसमिशन करना है। तो जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जो इन दोनों पॉइंट के बीच में ट्रांसमिशन को पॉसिबल करेगी। और चूंकि हम यहाँ पर स्काई वेव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा वो स्काई वेव के थ्रू होगा। स्काई वेव प्रोपोगेशन मतलब आयनोस्फीयर। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जो अर्थ पर रिटर्न होकर आएगी किसी भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, वो होती है MUF।
तो एफ यू जो आपकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है उसमें दोनों फैक्टर होंगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी एक फैक्टर होगी और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी एक फैक्टर होगा। तो जो MUF होती है वो हमेशा FC से ज्यादा होगी, जो भी हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है उससे ये MUF ज्यादा ही होती है, मतलब 15% करीब ज्यादा होती है ये। इसके बाद आता है स्किप डिस्टेंस। स्किप डिस्टेंस एक्चुअली वो डिस्टेंस होती है जो ट्रांसमीटर से हम नापते हैं, कब, जबकि आपके पास में जो वेव है वो वेव आपकी कहाँ पर आ रही है, रिटर्न होकर अर्थ पर आ रही है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर आपने इसके बाद में अगर आपने कोई रे बढ़ाई या मतलब आपने एंगल चेंज किया तो ये जो रे है आप यहाँ देखिएगा, जो आपकी सेकेंड रे है, सेकेंड रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रही है, ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर आपकी वेव आ रही है आयोनोस्फीयर से। जब आप इसको एंगल को चेंज करोगे तो ये वन, मतलब ये वन वाली जो रे है ये आपकी स्पेस में चली गई है। इसके अलावा आप यहाँ से देखिएगा 2 से लेकर 3 के बीच में मल्टीपल रेज हैं यहाँ पर। तो जो थर्ड नंबर की रे है, थर्ड नंबर की रे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर जा रही है, सबसे मतलब जो ट्रांसमीटर है ट्रांसमीटर से इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है रिसीवर की। लेकिन हमें वो वाला पॉइंट नोट करना होता है जो मिनिमम है, मतलब आपके पास में आप अलोंग दी अर्थ उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मापिएगा जो आपकी आइनोस्फेरिक लेयर से ट्रांसमिट होकर रिसीव हो रहा है सिग्नल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये स्किप डिस्टेंस कहलाती है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, सो द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ at which a wave above the critical frequency will be returned to earth, this is the condition। इसके जो मतलब इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो नेचुरल है जो आपकी वेव है, जब आपने एंगल चेंज किया तो जो आपकी वेव है वो और दूर दूर जाएंगी, लेकिन और अगर आपने एंगल चेंज किया तो एंगल चेंज करने पर वो जो रे होगी वो आपकी स्पेस में चली जाएगी। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम देखना है कि वो पर्टिकुलर एंगल जिस पर मिनिमम डिस्टेंस कवर हो रही है वो हमारी स्किप डिस्टेंस होगी। इसके बाद में आती है आपकी ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी। तो जो स्काई वेव है, स्काई वेव में आपका कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आप ट्रांसमिशन करोगे वो आपकी ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी होती है। और जो स्काई वेव है, इसका स्काई वेव का ट्रांसमिशन आप एक्चुअली कौन सी फ्रीक्वेंसी पर कर रहे हो वो आपका OWF होता है। नॉर्मली जो MUF होती है MUF से ये कम होगी। जैसे आप मैंने बताया आपको कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी एक, एक आपकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होगी और एक होगी आपकी ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी। तो MUF सबसे ज्यादा होती है, बीच में आपकी ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी आएगी और उससे कम आपकी होगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस इज द फैटिंग। जैसे कि आयनोस्फेरिक लेयर में हमने आपको बताया कि जो सिग्नल है, सिग्नल की स्ट्रेंथ में चेंज आता है, जैसे जैसे आपका जो सिग्नल है वो रिसीवर पर पहुंचेगा तो वो किस तरीके से पहुंच रहा है, कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, किस मतलब कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर से आ रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पर हमारा रिसीविंग सिग्नल जो होता है उस सिग्नल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो जब सिग्नल की जो यहाँ पर आर पर जैसे आप देखिएगा T एज दी ट्रांसमीटर, R एज दी रिसीवर, और रिसीवर पर आपको जो सिग्नल मिल रहा है वो आपको दो तरीके से मिल रहा है। एक मिल रहा है ये जो 2 होप कंप्लीट करके आ रहा है और एक जो सिंगल होप कंप्लीट करके आ रहा है। तो जो आपके ये सिग्नल है ये दोनों सिग्नल यहाँ पर रिसीवर पर रिसीव होंगे। तो इन दोनों सिग्नल के कारण क्या होता है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है जो रिसीवर पर हमको मिल रही है उसमें चेंज आता है। तो जो सिग्नल स्ट्रेंथ में चेंज आया उसको हम फेडिंग बोलते हैं। ये फेडिंग के दो कारण होते हैं, पहला होता है मल्टीपाथ प्रोपोगेशन। अगर सिग्नल हमारा सिर्फ एक ही पाथ को फॉलो करेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब सिग्नल आपका एक तरीके से जा रहा है और वहां पर रिसीवर पर एक ही पर्टिकुलर सिग्नल रिसीव होगा, बहुत सारे सिग्नल एक साथ रिसीव नहीं होंगे। दूसरा होता है कि जो आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर की कंडीशन में जैसे मैंने बताया आपको पहले की स्लाइड्स में कि इसमें डेली के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, या जो आपके सन स्पॉट साइकिल है उसके हिसाब से, या एबनॉर्मल वेरिएशन के कारण भी जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण आयनोस्फीयर हमारा एक कहना चाहिए कि स्टैटिक पोजीशन पर नहीं रहता, इसमें वेरिएशन होते रहते हैं। तो इन दोनों कारण से जो सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है।
तो जो हमको फेडिंग के टाइप मिलेंगे, तो फेडिंग आपकी अलग अलग तरीके से होगी। मल्टी पाथ फेडिंग हो सकती है, सिलेक्टिव फेडिंग होगी, इंटरफेरेंस फेडिंग होगी, पोलराइजेशन फेडिंग होती है, एस्केप फेडिंग होती है, और एब्जॉर्प्शन फेडिंग होती है। ये आपकी अलग अलग तरीके से फेडिंग होती है। इनके बारे में जब आपको डिटेल में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको मेरे और दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। ये जो फेडिंग हो रही है, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ में जो चेंज आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए, मतलब बेटर बेटर सिग्नल रिसेप्शन के लिए हम डाइवर्सिटी यूज करते हैं। डाइवर्सिटी जो होती है वो फेडिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें जो डाइवर्सिटी टेक्निक होती है, इसमें हम अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी यूज कर सकते हैं, स्पेस डाइवर्सिटी यूज कर सकते हैं, पोलराइजेशन डाइवर्सिटी यूज कर सकते हैं, और टाइम डाइवर्सिटी यूज कर सकते हैं। मतलब हम सिग्नल पर फेडिंग के इफेक्ट को इन तरीकों से कम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्काई वेव प्रोपोगेशन। होप कि ये जो आपका ये पूरा लेक्चर है ये आपको अच्छा लगे और आपको समझ में भी आए, और आपको स्काई वेव प्रोपोगेशन को समझने में इसके थ्रू मदद मिले। ये कुछ बुक्स हैं और कुछ वेबसाइट भी हैं जिनको आप फर्दर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। थैंक यू।